हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं धातुकर्म या धातु की यानी मेटलर्जी। इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि धातुकर्म होता क्या है, किसी भी धातु को किसी अयस्क से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। इस टॉपिक से जो संबंधित प्रश्न आते हैं अक्सर एग्जाम में, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ये पूछे जा सकते। चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय को और सबसे पहले बात करते हैं खनिज की। खनिज यानी मिनरल्स। देखिए, वे सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं वे खनिज यानी मिनरल कहलाते हैं। जैसे अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। ध्यान रखिए, कुछ सब्जियां जैसे आलू, मूली, गाजर भी पृथ्वी के अंदर से खोदकर प्राप्त होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अजैविक पदार्थों की। जबकि सब्जियां या अन्य चीज़ें जो हम उगाते हैं वो सभी जैविक पदार्थ होते हैं। तो वे सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो अजैविक हों और पृथ्वी के अंदर से खोदकर प्राप्त किए जाते हों उनको हम कहते हैं खनिज। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे हम आसानी से और बहुत कम खर्च पर धातुएं प्राप्त कर सकते हैं। उन खनिजों को हम कहते हैं अयस्क, यानी ऐसे सभी खनिज जिनसे सरलतापूर्वक और अल्प व्यय में धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं अयस्क कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइट एक अयस्क है, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होती है। इसी प्रकार कॉपर पायराइट है, जिससे कॉपर धातु प्राप्त होती है। देखिए, ये कॉपर का एक अयस्क है। जब हम जमीन से खोदते हैं तो कुछ इस प्रकार का होता है अयस्क। इसी प्रकार एक अन्य अयस्क का चित्र आप देख रहे हैं, ये आयरन यानी लोहे का अयस्क है। इसी प्रकार अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क होते हैं, जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं। देखिए, जितने भी अयस्क हैं वो सब खनिज ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी अयस्कों को हम खानों से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जितने भी खनिज हैं वे सभी अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि अयस्क केवल वो होते हैं जिनसे धातुएं प्राप्त हो सकती हैं। तो सभी खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे अभ्रक या पेट्रोलियम की हम बात करें तो वे दोनों खनिज हैं, लेकिन उन दोनों से हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो खनिज तो हैं लेकिन अयस्क नहीं। इस प्रकार जितने भी अयस्क हैं वो सब खनिज ही होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हम धातुकर्म अथवा धात्विकी की, जिसे हम अंग्रेजी में मेटलर्जी कहते हैं। तो अयस्क से धातु निकालने की या निष्कासित करने की जो जितनी भी स्टेप्स हैं, जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं धात्विकी या धातुकर्म। धातुकर्म के मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। हालांकि धातुओं की सक्रियता के आधार पर ये अलग अलग स्टेप हो सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, क्योंकि कुछ धातुएं बहुत अधिक सक्रिय होती हैं, कुछ कम सक्रिय होती हैं और कुछ धातुएं बिल्कुल निष्क्रिय होती हैं, जैसे प्लैटिनम या गोल्ड। तो धातुओं की सक्रियता के आधार पर ये चरण अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी अधिकांश धातुओं के लिए मुख्य रूप से ये 5 चरण होते हैं। अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का अपचयन, प्रगलन और शोधन। ध्यान रखिए, अयस्क का जो अपचन है उसमें 2 पार्ट होते हैं, भर्जन और निस्तापन, जिसे हम अभी आपको बताने वाले हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं अयस्क का पीसना। देखिए, अयस्क को जब खानों से खोदा जाता है तो मैंने अभी आपको दिखाया था चित्र, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिनको हम मशीन से खोदते हैं। इन टुकड़ों को स्टैम्प मिलों में बारीक पाउडर के रूप में पीसा जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये कोई अयस्क ही है जिसको किसी कारखाने में पीसकर बारीक किया जा रहा है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम अयस्क को बारीक करते हैं। बारीक करने के बाद होता है उसका सांद्रण यानी समृद्धि, जिसे हम कहते हैं एनरिचमेंट। तो जो अयस्क होता है पाउडर के रूप में, उसमें धातु तो होती ही है, धातु के अलावा अनेक जैसे मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर इत्यादि। इन अशुद्धियों को हम इस पाउडर से अलग करते हैं और
इस पाउडर से यानी इस अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण या अयस्क की समृद्धि या एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। और जो अशुद्धियाँ होती हैं इन अशुद्धियों को हम अधात्री या मैट्रिक्स भी कह देते हैं। सांद्रण जब किसी भी अयस्क का हम करते हैं तो वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये तीनों विधियाँ अलग-अलग धातुओं के लिए अलग-अलग होती हैं, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम उस अयस्क का उपयोग करते हैं जिसमें कोई एक पार्टिकल निकेल, कोबाल्ट या आयरन का होता है, चाहे वह अयस्क के रूप में हो, चाहे वो अशुद्धि के रूप में हो। यानी जब हम इन किन्हीं भी 3 तत्व निकेल, कोबाल्ट या आयरन जिसमें होते हैं उसका करते हैं सांद्रण, तो ये विधि बहुत कारगर साबित होती है। इसमें हम 2 रोलर का एक होता है मैग्नेटिक सेपरेटर, उसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके का वो होता है सेपरेटर। देखिए, ये 2 रोलर हैं आपके सामने, एक ये है और दूसरा ये। इसके बाहर एक चमड़े का पट्टा घूम रहा है। इसमें जो बाहर का रोलर है दूसरा वाला, ये होता है चुंबकीय। तो ऊपर से जब पाउडर के रूप में इसको डाला जाता है इस बेल्ट पर, तो ये बेल्ट घूमती है। जब वो पाउडर बेल्ट के सहारे नीचे गिरता है तो जो बिना चुंबकीय है वो सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होता है निकेल, कोबाल्ट या लोहा, वो घूमने के साथ साथ इस पर चिपके रहना चाहता है, इसलिए वो सीधा ना गिर करके थोड़ा सा आगे चल के गिरता है, यहाँ आकर के जहाँ बेल्ट सीधी होती है। तो इनके गिरने का जो स्थान होते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के, वो अलग अलग होते हैं। इस प्रकार हम इस प्रकार के अयस्क का पृथक्करण कर सकते हैं अधात्री यानी मैट्रिक्स को। चित्र कुछ इस प्रकार का बना होता है, ये वही चित्र है। देखिए, ये कोई मैग्नेटिक बेल्ट रोलर है, इस पर एक बेल्ट चल रही है, यहाँ से ऊपर से अयस्क डाला जा रहा है और अयस्क 2 अलग अलग स्थानों पर गिरता है। जो समीप गिरता है वो होता है चुंबकीय और जो दूर गिरता है वो तो है नॉन मैग्नेटिक यानी कि अचुंबकीय। आगे हम बात करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की। ये जो विधि है ये डिपेंड करती है जो हमारा अयस्क है उसके कणों के भार पर यानी घनत्व पर। तो जो भी हमारा अयस्क पाउडर के रूप में है उसमें कुछ धातु के कण होते हैं, कुछ होते हैं अधात्री यानी मैट्रिक्स के कण। अब इन दोनों में एक पार्टिकल भारी हो सकता है और दूसरा पार्टिकल हल्का। तो यदि इसमें दोनों पार्टिकल यानी अधात्री और जो हमारा मुख्य रूप से अयस्क है जो धातु है उसके कणों के घनत्व में अगर अंतर है तब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कारगर होती है। इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें एक लकड़ी की ये होती है लगी हुई, इसमें स्ट्रिप्स या एक टेबल होती है इस तरीके से। इस टेबल पर लगे होते हैं लकड़ी के स्ट्रिप्स, एक स्टेप बने होते हैं इस तरीके से। और जब अयस्क को हम डालते हैं तो उसके साथ साथ डालते हैं हम तेज़ प्रेशर से, तेज बहाव से पानी। उस पानी के साथ साथ जब अशुद्धि होती है हल्की वाली वो घुल जाती है, पानी के बहाव के साथ वो बह जाती है। लेकिन जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से नहीं बहते, वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में। और ये स्टेप्स जो बने हुए हैं स्ट्रिप्स की लकड़ी की, ये उनको रोक लेती हैं। तो इस प्रकार जो गुरुत्वीय विधि है ये तभी उपयोग में लाई जाती है जब अधात्री और अयस्क धातु है उसके जो कण हैं उनमें कुछ अलग अलग घनत्व होता है, यानी एक कण हल्का होता है दूसरा भारी, तब हम इस विधि को अपनाते हैं। जो पूरा सिस्टम है इसे बोलते हैं हम हाइड्रोलिक क्लासिफायर। ये टेबल होती है ढलानुमा, चित्र आपके सामने है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि होती है फेन प्लावन विधि। यह विधि मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है सल्फाइड अयस्क के लिए, यानी किसी भी धातु का अयस्क यदि सल्फाइड युक्त है तब यह विधि बहुत कारगर होती है। इसमें होता क्या है, बारीक पिसे हुए अयस्क को हम डालते हैं बड़े टैंक में और उसमें डाल देते हैं चीड़ का तेल जिससे कि उचित झाग बन सके। उसमें गर्म हवा का हम तेजी से प्रेशर डालते हैं। चित्र देखिए जरा। कुछ दूध को बुलोते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं, यानी दही जमने के बाद जब हम दही को मथते हैं तो मक्खन बनता है। मक्खन के पार्टिकल हल्के होते हैं, ऊपर तैर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस बड़े एक
टैंक में घोल लेते हैं हम। ये पूरा घोल है अयस्क का, इसी में चीड़ का तेल पड़ा हुआ है और ये है एजिटेटर यानी घुमाने वाला, जैसे रई होती है कुछ इस तरीके का। इसी के सहारे इसमें ऊपर से एयर आती है तेजी से। जब इसमें जहाग बनते हैं तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं अयस्क के सल्फाइड युक्त, वो ऊपर तैर जाते हैं जहागों के रूप में, और जो बाकी गंदगी होती है रेजिड्यूज, वो बॉटम में नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ से हम सल्फाइड युक्त अयस्क को अलग कर लेते हैं। यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए बहुत कारगर होती है। अयस्क को सांद्रित करने के पश्चात यानी अयस्क से अशुद्धियाँ अलग कर देने के पश्चात हम करते हैं अयस्क का अपचन। अपचन में मुख्य रूप से हम जो ऑक्सीजन है उसको अलग करते हैं, यानी धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं अपचन। यदि हमारा अयस्क सल्फाइड अथवा कार्बोनेट के रूप में है तब इसका अपचयन आसानी से नहीं होता। तब हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं धातु के ऑक्साइड के रूप में। यदि सल्फाइड या कार्बोनेट का अयस्क है तो हम इसे बदलते हैं पहले ऑक्साइड में। तो इसके लिए हम दो प्रक्रिया अपनाते हैं। पहली प्रक्रिया होती है हमारी भर्जन यानी रोस्टिंग। भर्जन में क्या होता है, धातु का जो सल्फाइड होता है उससे हम करते हैं गर्म, उच्च ताप तक करते हैं, लेकिन धातु के गलनांक से नीचे रखते हैं ताप को, और वायु की उपस्थिति में करते हैं। तो ऐसा करने से जो सल्फाइड अयस्क है वो टूट जाता है धातु के ऑक्साइड में, और साथ ही साथ हमको मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखिए, इसके लिए भट्टी हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भट्टियों के लिए मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा, आपको मैं बताऊँगा विस्तार से भट्टी किस प्रकार से काम करती है। तो ये भट्टी होती है परावर्तनी, इसमें हम यहाँ रखते हैं अयस्क को, यहाँ ईंधन होता है, यानी अयस्क को डायरेक्ट नहीं जलाते, ये गर्म करते, गर्म हवा से इसको हम यहाँ करते हैं गर्म। और इसमें जो अभिक्रियाएँ होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई जिंक सल्फाइड है, या जिंक सल्फाइड के स्थान पर अन्य कोई भी अयस्क हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फाइड या जिंक सल्फाइड या अन्य कोई भी सल्फाइड। सल्फाइड अयस्क को जब हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो होता क्या है, ये डिकम्पोज होता है ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। यहाँ पर जिंक सल्फाइड टूट जाता है जिंक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमको प्राप्त होती है। दूसरा तरीका होता है निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। निस्तापन हम तब करते हैं जब हमारा जो अयस्क है वो कार्बोनेट होता है, यानी सल्फाइड ना होकर के यदि कार्बोनेट है तब हम निस्तापन करते हैं। और निस्तापन में हम वायु को नहीं लेते, यानी वायु की अनुपस्थिति में हम अयस्क को गर्म करते हैं उसके गलनांक से कम ताप तक। तो इसमें जो निस्तापन होता है उसमें जो हमारा अयस्क था कार्बोनेट युक्त वो टूट जाता है धातु के ऑक्साइड में, और साथ ही साथ हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ देखिए, आप कोई भी अयस्क है, जिंक कार्बोनेट लिया मैंने यहाँ पे, आप कोई भी इसके अलावा रख सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो भी धातु प्राप्त कर रहे हैं उसका कार्बोनेट अयस्क। तो यहाँ लिया है जिंक कार्बोनेट, गर्म करते हैं तो हमको मिलता है जिंक ऑक्साइड, साथ में ही मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ध्यान रखिए, जब भी हम करते हैं किसी भी अयस्क का भर्जन या निस्तापन तो इससे हमको मिलता है धातु का ऑक्साइड। धातु के कार्बोनेट या सल्फाइड का सीधा सीधा अपचयन आसानी से नहीं होता, इसलिए हम धातु के ऑक्साइड या धातु के सल्फाइड या धातु के कार्बोनेट को सबसे पहले चेंज करते हैं धातु के ऑक्साइड में। ऑक्साइड के पश्चात इसका अपचयन आसानी से हो जाता है। देखिए, एक और तरीका है थर्मेट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में अलग से एक वीडियो लेकर के विस्तार से, क्योंकि इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है और कभी कभी इस पर टिप्पणी भी आती है। देखिए, अभी हमने धातु का निस्तापन किया और भर्जन किया जिससे कि आसानी से हम धातु का अपचयन कर सकें। तो अपचयन करने के पश्चात उसमें से अधिकांश अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, लेकिन जो धातु होती है उसके साथ अन्य धातु भी हो सकती हैं। जैसे हम मान लीजिए कॉपर निकाल रहे हैं तो उसमें आयरन हो सकता है। तो जो धात्विक अशुद्धियाँ हैं वो अभी भी भर्जन या निस्तापन में या अपचयन में दूर नहीं हो पाती, इसलिए हम करते हैं प्रगलन, जिसमें हम अन्य धात्विक अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो इसमें होता क्या है,
निस्तापन के पश्चात या भर्जन के पश्चात जो हमको अयस्क मिलता है उसमें हम मिलाते हैं कोई अपचायक पदार्थ जैसे कोक या उचित गालक। मिलाने के पश्चात हम इसे गर्म करते हैं उच्च ताप तक, यानी धातु के गलनांक से ऊपर, जिससे धातु पिघल जाए। और निस्तापित या भर्जित जो अयस्क है उसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो धातु का जो गलनांक है उससे ऊपर गर्म करते हैं, धातु पिघल जाती है। और पिघलने पर जो दूसरी धातु होती है, जो शुद्धि धातु की होती है, वो धातु मल के रूप में ऊपर तैर जाती है, जिसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके लिए एक भट्टी होती है, वात्य भट्टी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अलग से जब वीडियो लेकर के आऊँगा भट्टियों की। फिलहाल देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से ये भट्टी होती है, इसे बोलते हैं वात्य भट्टी। इसमें सबसे अधिक ताप नीचे होता है और ऊपर जाने पर इसका ताप धीरे धीरे कम होता जाता है। जो हमारा मल होता है, यानी गंदगी धातु के रूप में मिलती है हमको, वो ऊपर तैर जाती है, उसे यहाँ से हम अलग कर लेते हैं। और जो हमारी पिघली हुई धातु होती है शुद्ध, वो यहाँ नीचे होती है, यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। जैसे हम बात करें हेमेटाइट अयस्क की, तो हेमेटाइट अयस्क से जब हम धातु प्राप्त करते हैं तो हम मिलाते हैं उसमें कोक, जो ऑक्सीकृत होकर बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब इस हेमेटाइट से प्रक्रिया करती है तो Fe और CO2 बनते हैं। इसी में भी शब्द आया था गालक। चलिए बात कर लेते हैं गालक यानी फ्लक्स की। गालक क्या होता है? वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अधात्री या अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल यानी स्लैग बनाता है। इस धातुमल का घनत्व कम होता है, यह बहुत हल्का होता है, इसलिए धातुमल जो होता है वो दूसरी गलित धातु पर ऊपर तैर जाता है। आगे देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हम मिलाते हैं गालक वो दो प्रकार का हो सकता है, अम्लीय या भास्मिक। हमेशा जो अधात्री होता है, जो गंदगी होती है, जो अशुद्धियाँ यानी मैट्रिक्स होती हैं, उसकी विपरीत प्रकृति का मिलाते हैं हम गालक। यदि हमारी मैट्रिक्स यानी अशुद्धियाँ या अधात्री अम्लीय है तो गालक क्षारीय मिलाएंगे, और यदि हमारा अधात्री भास्मिक है तब हम जो मिलाएंगे गालक वो अम्लीय प्रकृति का होगा। तो सबसे अंत में हम करते हैं धातुओं का शोधन। प्रगलन के पश्चात भी जो धातु प्राप्त होती है वो 100% शुद्ध नहीं होती, वो लगभग 94-5-6 के आसपास तक शुद्ध होती है। उसमें अभी भी 3-4% या 5% तक अशुद्धि हो सकती है। सबसे अंत में हम करते हैं धातु का शोधन यानी रिफाइनिंग। अपचन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, उसमें अन्य धातुओं की अशुद्धियाँ होती हैं। अतः इन अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम परिष्करण या शोधन या रिफाइनिंग कहते हैं। धातु के परिष्करण यानी शोधन की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं, जिनमें नंबर 1 है आसवन विधि या डिस्टिलेशन। यह विधि केवल उनके लिए इस्तेमाल होती है जो धातुएं वाष्पशील होती हैं, जैसे पारा होता है। उसके पश्चात है परिमापन यानी लिक्विडेशन। ये उनके लिए है जो धातुएं आसानी से गल करके द्रवित हो जाती हैं, इनका गलनांक बहुत कम होता है, जैसे लेड है, टिन है इत्यादि। इस विधि में एक ढलवां चूल्हा होता है, इसके ताप को धातु के गलनांक से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हम लोग, और जो शुद्ध धातु होती है वो पिघल करके गर्म होने पर पिघल जाती है और चूल्हे पर जो पश्चात चूल्हे के नीचे वो बहने लगती है। जो अन्य धातु थी जो पिघल नहीं पाई थी वो चूल्हे के ऊपर ही रह जाती हैं। तीसरी विधि है विद्युत अपघटन। इस विधि में कॉपर, जिंक, सिल्वर, निकल, गोल्ड जैसी धातुओं का हम करते हैं शोधन, और इस विधि में अशुद्ध धातु को बनाते हैं कैथोड, शुद्ध को बनाते हैं एनोड, और जो धातु है उसी का कोई लेते हैं हम साल्ट यानी लवण। और जब हम करते हैं विद्युत अपघटन तो जो अशुद्ध धातु है वो कैथोड से गल करके एनोड पर चली जाती है, जो बाकी गंदगी होती है वो इस कैथोड के नीचे एकत्रित हो जाती है। छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक आपको भविष्य में भी लगातार मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।